नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे भारत के महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये हम पहले पढ़ चुके। आज अपना टॉपिक रहेगा महान्यायवादी। अब मान लीजिए कि भारत सरकार पर कोई केस कर देता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय भारत सरकार का वकील कौन होगा? उस समय भारत सरकार अपना एक वकील भेजेगी जो कानून की नज़र में एक पारंगत विधिवेत्ता हो, जिसको कानून का अच्छा खासा ज्ञान हो। उसके लिए भारत सरकार है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करती है। महान्यायवादी है ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है। जो तीनों विधि अधिकारी हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, इनमें से महान्यायवादी का तो संविधान में उल्लेख है, लेकिन महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता है ये वैधानिक पद है, ये संवैधानिक पद नहीं है। इनको बाद में विधि अधिकारी नियमावली 1987 के आधार पर सृजित किया गया है। तो महान्यायवादी संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता है वो एक वैधानिक पद है। अब महान्यायवादी से 3 अनुच्छेद संबंधित हैं। एक है अनुच्छेद 76, इसमें महान्यायवादी की नियुक्ति और उसकी कार्य एवं सेवा शर्तों को बताया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 88, जिसमें उसके संसद के सदनों में भाग लेने या जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसमें भाग लेने, बोलने और चर्चा करने का अधिकार दिया गया है। तीसरा है अनुच्छेद 105(4). 105(4) में ये कहा गया है कि महान्यायवादी को वही विशेषाधिकार और उन मुक्तियाँ प्राप्त होगी जो संसद के सदस्यों को मिलती है। मतलब वो सदन में भाषण देने के लिए स्वतंत्र है और सदन में कही गई बात के लिए वो किसी भी न्यायालय में जांच के लिए योग्य नहीं है। मतलब सदन में अगर वो कोई बात कहता है तो उस बात के लिए किसी भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 76, 78 और 105 ये 3 संबंधित हो गए भारत के महान्यायवादी से। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में है आर वेंकट रमणी। ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। अब हम देखते हैं नियुक्ति एवं योग्यताएं कि महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य है, एलिजिबल है, उसको भारत का महान्यायवादी है वो नियुक्त करेगा। अब यहाँ बात आती है कि क्या राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नियुक्त करेगा? तो नहीं, वो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सलाह से ही भारत का महान्यायवादी है उसको नियुक्त करता है। अब बात है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए। तो ये 3 अर्हताएं बताई गई है, जिनमें से किसी एक का होना अनिवार्य है। एक तो है कि वो किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक उसने वकालत की हो, या वो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो इन तीनों में से अगर कोई एक भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो राष्ट्रपति उसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो ये है महान्यायवादी की नियुक्ति और योग्यता से संबंधित शर्तें। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से ही। अब है पदावधि एवं परिलब्धियां, यानी महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होगा और उसको क्या क्या परिलब्धियां यानी वेतन भत्ते क्या क्या मिलेंगे। कार्यकाल के संबंध में एक चीज दी गई है अनुच्छेद 76 में कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत मतलब प्रधानमंत्री का प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से। अगर कोई मंत्रिपरिषद है उसका विघटन हो जाता है, सरकार गिर जाती है, तो भारत का महान्यायवादी है वो अपने आप ही अपना त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि अलग अलग सरकारें हैं वो अपने हिसाब से महान्यायवादी है वो रखती है। और इसका पारिश्रमिक भी राष्ट्रपति तय करेगा। साधारणतः इसका कोई निश्चित वेतन नहीं होता है। उसे जो भी केस लड़ता है भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी राज्य के कोर्ट में, उस केस की फीस के रूप में उसको
कुछ पेमेंट है वो दी जाती है। अगर भारत के न्यायवादी को हटाना है, महान्यायवादी को, तो कम से कम 3 महीनों का अग्रिम नोटिस उसको देना जरूरी है। अगर बीच में महान्यायवादी खुद चाहे तो वो राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। इसको कुछ वेतन और प्रत्येक पैसे के अनुसार पेमेंट दी जाती है। इसके बाद में है इसके कार्य एवं दायित्व कि महान्यायवादी के कार्य क्या रहेंगे। सबसे पहले है कि विधि संबंधित विषयों पर सलाह। ये जो उस समय भारत की सरकार है उसको विधि संबंधित विषयों पर सलाह देगा। मान लीजिए सरकार कोई अधिनियम बनाने जा रही है, जैसे 3 तलाक कानून बनाया गया था, वो विधेयक आया था, तो उस विधेयक पर सबसे पहले सरकार है महान्यायवादी से क्या करेगी? विचार विमर्श करेगी कि आप बताओ कि कहीं ये विधेयक है वो सुप्रीम कोर्ट में डाउन तो नहीं हो जाएगा, कि क्या ये जैसे अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो वो उस महान्यायवादी से पूछेंगे कि क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर निरस्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार विधि बनाने से पहले है वो महान्यायवादी से सरकारें हैं वो सलाह लेती है। विधिक प्रकृति के अन्य कार्य हो गए, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कानून से संबंधित चीजें हो, तो वहां पर महान्यायवादी अपनी परामर्श सरकार को देगा। संविधान या प्रचलित विधि से सौंपे गए कार्य, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंदर राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से विधि संबंधित किसी भी विषय पर सलाह मांग सकता है। अब अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई विषय है उस पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी है, तो सबसे पहले वो भारत का महान्यायवादी है उसको उस विषय के बारे में अवगत कराएगा। फिर महान्यायवादी अपना पक्ष उसमें बता करके बोलेगा कि आप इसको इस रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए, तब सुप्रीम कोर्ट है वो उसको सलाह है वो राय है वो देगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा आता है तो वहां पर वो भारत सरकार के पक्ष लेकर के वो मुकदमा लड़ेगा। अब इसके कुछ सीमित किया गया है इसकी शक्तियों को कि जिस मामले में उसकी सलाह ली गई है, कि भारत सरकार ने अगर किसी मामले में उससे सलाह मांगी है तो वो उसी मामले में सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता। अब जैसे कोई बिल आया 3 तलाक का ही, मान लीजिए कि 3 तलाक का बिल लाने जा रही है सरकार, महान्यायवादी से पूछा गया तो उसने बोला कि नहीं, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, आप इसको पेश कर दीजिए। अब पेश कर दीजिए और बिल है वो पारित हो गया। अब बाद में अगर कोई व्यक्ति है वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, तो इसी मामले में उस व्यक्ति की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकेगा, क्योंकि इसने पहले उसी मामले में सरकार को राय दी थी। अनुमति के बिना आपराधिक मामले नहीं, कि वो आपराधिक मामलों में मुकदमा लड़ने से पहले सरकार की, राष्ट्रपति की अनुमति लेगा ही लेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकता है यदि ऑप्शन ए, उसने सरकार से पूर्व में उस मामले पर सलाह न दी हो, कि कोई ऐसा मामला है जिसमें उसने सलाह नहीं दी थी, राष्ट्रपति अनुमति दे दे अगर उसको राष्ट्रपति अनुमति दे दे, संसद से अनुमति मिले अगर उसको संसद से अनुमति मिल जाए, और कभी भी नहीं, कि वो सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ सकता। इसका उत्तर आपको देना है। चारों में से कौन सा पॉइंट है वो सही है, ए बी सी डी में से कौन से सही है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए और बी, कि उसने सरकार से पूर्व में उस मामले पर सलाह नहीं दी हो। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें महान्यायवादी ने सरकार को कोई सलाह नहीं दी है, और अगर वो मामला बाद में कोर्ट में आता है किसी व्यक्ति की तरफ से या संस्था की तरफ से, तो महान्यायवादी सरकार के खिलाफ उसमें मुकदमा लड़ सकता है उस व्यक्ति या संस्था की तरफ से। दूसरा है राष्ट्रपति अनुमति दे दे, अगर राष्ट्रपति से उसने परमिशन ली है तो वो सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ सकता है। तो ए और बी हो गए सही। तीसरा है संसद से अनुमति मिले, संसद का कोई लेना देना ही नहीं है, संसद का कोई भाग है वो महान्यायवादी है ही नहीं। महान्यायवादी कार्यपालिका का पार्ट है, विधायिका का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। और चौथा है कभी भी नहीं, कि वो सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ ही नहीं सकता, ये बात गलत है। वो सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ सकता है सिर्फ 2 चीज़ों में, अगर उसने उस विषय पर सरकार को राय नहीं दी है
और दूसरा अगर उसने राष्ट्रपति से अनुमति ले ली है। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिया। अब है शक्तियाँ कि महान्यायवादी को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। एक है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। अगर भारत सरकार का कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में आता है भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो वो वहाँ पर जाकर भारत सरकार के पक्ष में मुकदमा लड़ सकता है, उसे सुनवाई का अधिकार है। संसद के किसी भी सदन में भाग लेना और बोलना, वो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में जाकर के अपना भाषण दे सकता है, बोल सकता है, किन्हीं भी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। लोकसभा में अलग से दे सकता है, राज्यसभा में भी दे सकता है। अगर लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त सत्र है उसमें भी वो दे सकता है, जबकि वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है फिर भी। अब इसमें यहाँ एक बात आती है कि क्या वो किसी भी विधेयक पर या किसी भी विचार पर संसद में मत दे सकता है? तो मत देने की उसको अनुमति नहीं है, वो मत नहीं दे सकता है। मत देने का अधिकार उसको नहीं दिया गया है क्योंकि वो वहाँ का सदस्य नहीं है, केवल बोलने का और भाग लेने का उसको अधिकार है। जो संसदीय समिति बनती है, अगर वो उसका सदस्य है तो उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और वहाँ पर भी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, बोल सकता है। उसको कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ दी गई है। कौन से विशेषाधिकार, कौन सी उन्मुक्तियाँ? वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ जो संसद के सदस्यों को मिलती है कि उनको भाषण की स्वतंत्रता होती है संसद में, उन पर संसद में बोले गए किसी भी शब्दों के लिए उसको न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ये सारी उन्मुक्तियां हैं वो भारत के न्यायवादी को मिली होती है। अब है ब्रिटेन के महान्यायवादी से तुलना। ये महान्यायवादी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है कि ब्रिटेन में भी महान्यायवादी होता है और भारत में भी महान्यायवादी होता है, तो इनकी तुलना करते हैं। ब्रिटेन का जो महान्यायवादी होता है वो एक राजनीतिक पद होता है, वो एक कैबिनेट मंत्री होता है जिसको विधि मंत्री बोलते हैं, लॉ मिनिस्टर। और ये मंत्रिमंडल के साथ आता है और मंत्रिमंडल के साथ ही चला जाता है कि अगर मान लीजिए लोकसभा में बहुमत, वहाँ का जो लोअर हाउस है, अगर उसमें बहुमत सरकार का गिर गया तो सरकार का विघटन हो गया, तो वो जो विधि मंत्री है, महान्यायवादी है, वो अपने आप क्या हो गया, बर्खास्त हो गया, वहाँ से अपने पद से मुक्त हो गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में महान्यायवादी है वो कार्यपालिका का अंग है, विधायिका का अंग नहीं है। दूसरा, वो विधि मंत्री नहीं है, वो विधि अधिकारी है, लॉ ऑफिसर है, लॉ मिनिस्टर नहीं है। अब सामान्यतः उसकी नियुक्ति कौन करता है? सामान्यतः क्या, उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिमंडल की सलाह से। अगर सरकार गिर गई है, लोकसभा विघटित हो गई है, तो वो उसके साथ ही अपना त्यागपत्र है वो दे देता है, क्योंकि अगर उसने त्यागपत्र नहीं दिया तो जो नई मंत्रिपरिषद का गठन होगा वो उसको हटाने का प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति को देगी, तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा देगा। तो इससे अच्छा है कि अपना मान सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए वो पहले ही त्यागपत्र दे देता है। अब दूसरा है भारत का महाधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत का महाधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल, और जो राज्यों का महाधिवक्ता है उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। भारत का महाधिवक्ता है वो कोई संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में नहीं दिया गया। तो इसको कहाँ दिया गया है? इसको दिया गया है जो विधि अधिकारी नियमावली 1987 में। ये क्या काम करता है? ये जो अपना महान्यायवादी होता है उसको सहायता देने के लिए होता है, और महाधिवक्ता भी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी भारत सरकार के पक्ष में मुकदमा है वो लड़ सकता है, भारत सरकार के पक्ष में। अब इसके बाद आता है भारत के अपर महाधिवक्ता। इसका भी विधि अधिकारी नियमावली 1987 में के आधार पर इसका सर्जन किया गया है। ये भी संवैधानिक पद नहीं है, केवल वैधानिक पद है, और ये महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए होता है। महान्यायवादी की सहायता करेगा महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता की सहायता करेगा अपर महाधिवक्ता। तो ये तीन विधि अधिकारी हैं जो हमारी भारत सरकार के कार्यपालिका के अंग होते हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, और या वो उसका
त्यागपत्र भी दे सकता है। सामान्यतः जो मंत्री परिषद होती है उसी के आधार पर महान्यायवादी है वो अपना कार्य करता रहता है। मंत्री परिषद के चले जाने पर, गिर जाने पर वो त्यागपत्र स्वयं ही दे देता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी और ब्रिटेन के महान्यायवादी में मुख्य अंतर क्या है। भारत में महान्यायवादी सांसद होता है, ब्रिटेन में नहीं। गलत, सांसद नहीं होता है। भारत में महान्यायवादी मंत्री होता है। गलत, मंत्री भी नहीं होता है। भारत में महान्यायवादी मंत्री नहीं होता, ब्रिटेन में मंत्री होता है। ये चीज़ है सही, दोनों बिल्कुल समान है, ये है गलत। तो जो सी है ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महाधिवक्ता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपर महाधिवक्ता संवैधानिक पद है? नहीं। वैधानिक पद है? जी हाँ। कार्यपालिका द्वारा बनाए गए पद है? जी हाँ। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए पद है? नहीं। तो इसका बी और सी दोनों है वो सही हो जाए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, मतदान कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। भाग ले सकते हैं पर मतदान नहीं कर सकते, ये सही है। न भाग ले सकते हैं न मतदान कर सकते हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि भाग तो ले ही सकते हैं। केवल लोकसभा में भाग ले सकते हैं? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा और अगर दोनों का संयुक्त बैठक है, तीनों में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो ये हमने देखा महाधिवक्ता, महान्यायवादी और अपर महाधिवक्ता। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी क्वेश्चन इससे छूट जाएगा या बाहर से आएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट आपके दिमाग में चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपने अमूल्य सुझाव है वो हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी और अपने पॉलिटी के टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।